स्वागत है। और मेरी मेज़ पर ये दोनों रीडिंग्स रखी हुई हैं जो आपको दी गई थी पढ़ने के लिए। तो कितने लोग इसमें से कम आधी सामग्री पढ़ पाए? आधी भी जिन्होंने पढ़ ली हो बता दें। ठीक है। कितने लोग हैं जो 1/4 भी नहीं पढ़ पाए हैं? कोई समस्या की बात नहीं है, हम यहाँ पढ़ने के लिए ही बैठे हैं। आप बता देंगे तो मुझे सुविधा रहेगी। अच्छा। और कितने लोग हैं जो समय की कमी के कारण या किसी अन्य वजह से एकदम देख ही नहीं पाए हैं जो ये सामग्री है? बता दीजिए साफ साफ। ठीक है, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि रजिस्ट्रेशंस भी जल्दी हो जाएं और आपको जो सामग्री दी जाए वो इतनी ज़्यादा रहे भी नहीं। लेकिन इस फॉर्मेट पर अभी पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। अगली बार से सामग्री इससे कम रहेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते हैं उतना। और दूसरा मैं चाहता था कि आपको ये 10 दिन कम से कम पहले मिल जाए, लेकिन शायद ये हुआ है कि ज़्यादातर लोगों ने रजिस्टर ही 10 दिन के भीतर भीतर करा है, तो उनको पर्याप्त समय मिला नहीं है। हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा विषय है काल, समय, सबसे पहले उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो आपके सामने रख देता हूँ, ताकि एक बुनियाद बन जाए, और उसके बाद फिर आपके प्रश्न ले लेंगे। ठीक है। तो जो नहीं भी पढ़ पाए हैं उनको अभी एक आधार मिल जाएगा, और फिर वो सवाल उस आधार पर कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत वहीं से होगी जहां से शुरुआत होती है। ठीक है। जो प्रथम है, प्रधान है, जिसको आदि बिंदु कहते हैं। ठीक। शुरुआत वहां से हम करेंगे जहां दिक् काल नहीं है। ठीक है। जहां कुछ भी नहीं है, न स्पेस है न टाइम है, मात्र एक अद्वैत बिंदु है, द नॉन डुअल ट्रुथ। हम समझना चाहते हैं कि समय क्या है। ठीक है। समय क्या है? समय की बहुत परिभाषाएं होती हैं। विचारकों ने, ऋषियों ने, दार्शनिकों ने समय की तरह तरह की परिभाषाएं देने की कोशिश करी हैं पहले से ही। भारत भर में नहीं, ग्रीस में भी हम पाते हैं कि ये प्रयास करा गया। लेकिन घूम फिर करके जितनी परिभाषाएं हमें मिलती हैं उनके साथ समस्या ये है कि वो साइक्लिक है, सेल्फ रेफरेंशियल है। समझ रहे? साइक्लिक का अर्थ होता है कि आप किसी चीज को उसके ही टर्म्स में परिभाषित कर दें। जैसे कि कोई पूछे कि समय क्या है, तो आप कहते हैं वो जो घड़ी दिखाती है। फिर कोई आपसे पूछे कि अच्छा 1 घंटा क्या होता है, आप कहें वो जिसमें 60 मिनट होते हैं। तो पूछे अच्छा 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट क्या होता है, आप कहें घंटे का 1/60 भाग। समझ में आ रही बात? किसी ने आपसे पूछा 1 घंटा माने कितना, तो आपने कहा 60 मिनट। ठीक है, बात सुनने में सही लगी। उसने कहा लेकिन ये तो बता दो कि 1 मिनट कितना होता है, तो आपने कह दिया घंटे का 1/60। ये क्या बन गई? तो इसमें कुछ पता नहीं चला, इसमें सिर्फ शब्दों के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमें कुछ पता नहीं चला। तो समय की हम एक ऐसी परिभाषा पर आना चाहते हैं जो साइक्लिक ना हो।
चक्रीय ना हो, जिसमें हम चक्र में माने चक्कर में ना फंस जाएं। ठीक है, तो उसका हम प्रयास करेंगे। और अगर हम उसको समझ गए तो अध्यात्म के और जीवन के जितने भी हमारे सवाल हैं उन सब को हम उसी परिभाषा के, उसी समझ के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब अगर हम कह रहे हैं कि समय क्या है, अगर मैंने ये प्रश्न पूछा, हमारे सामने ये है, तो हमें तो दो दिखाई दे रहे हैं, तभी हमें समय का भास हो रहा है ना। अगर डुअलिटी माने द्वैत हो ही ना, द्वैत का मतलब होता है ये पूरा जो संसार हमें प्रतीत हो रहा है, मैं हूं, दुनिया है, दुनिया में चीजें हैं, दुनिया में सब कार्यक्रम चल रहे हैं, उठना गिरना ऊंच नीच ये सब चल रहा है, तो मैं हूं और दुनिया है, तभी मुझे लग रहा है कि समय है। ठीक। और मुझे अगर लग रहा है कि समय है तो फिर मैंने प्रश्न पूछा है कि बताइए समय क्या होता है। तो जैसे ही हम इसका उत्तर देना शुरू करते हैं कि समय क्या होता है, हमें सबसे पहले द्वैत को स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, तो समय तभी शुरू होता है जब दो बनते हैं, दो ना हो तो समय नहीं है, दो ना हो तो समय नहीं है। तो इस ओरिजिन से सबसे पहले दो बनते हैं, ये नॉन डुअल है, अद्वैत है। तो शुरुआत होती है हमारे होने की। हमारे होने की शुरुआत ऐसे होती है जब वो जो शून्य है, जो बिंदु है नीचे, ये जो ओरिजिन है, ये दो में बट जाता है। जब ये दो में बट जाता है तो अहम वृत्ति खड़ी हो जाती है, मूल मैं, मूल मैं। और जब वो खड़ी होती है तो कभी अकेले नहीं खड़ी होती, उसके सामने हमेशा प्रकृति होती है। पर जब तक अभी अहम वृत्ति की बात कर रहे हैं तब तक हम सामने बात करेंगे एक प्राकृत वृत्ति की ही। ठीक है, प्राकृत वृत्ति, ये दोनों सामने आ गए। और इसमें जो अहम वृत्ति है, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया है तो उसका गुण क्या होता है, उसकी पहचान ही क्या होती है। जो अहम वृत्ति होती है उसकी पहचान ही क्या होती है, अपूर्णता। ठीक है ना, अपूर्णता। क्योंकि पूर्ण कहां था, पूर्ण तो नीचे बैठा हुआ था, उसी पूर्ण से छिटक करके इस मैं का, अहम का निर्माण हुआ है। तो जब पूर्ण से छिटक करके कुछ बनोगे आप तो पूर्ण रह तो गए नहीं ना। मोटे तौर पे कह सकते हैं पूर्ण के दो टुकड़े हो गए, जो वास्तव में हुए नहीं है, वास्तव में नहीं हुए हैं, पर ये जो अहम है इसको लगता है कि हुए हैं। क्योंकि इसको सिर्फ लगता है इसीलिए इसको माया कहा जाता है कि ऐसा हुआ नहीं है, पर तुम्हें तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि हुआ है। तो ये जो अहम वृत्ति है इसके सामने ये प्राकृत वृत्ति आती है, और चूंकि ये अपने आप को अपूर्ण समझती है इसलिए इन दोनों में संबंध बनता है। ठीक है, अहम में और प्रकृति में बनता है एक संबंध। वो संबंध क्यों बनता है, ये जो अहम वृत्ति है ये संबंध क्यों बनाती है,
ताकि अपूर्ण से हटकर पूर्ण हो सके, वो इसकी कोशिश है, ठीक है ना। लेकिन इस संबंध के फलस्वरूप ये दोनों ही बदल जाते हैं। ये जो संबंध बनता है अहम का प्रकृति से, वो संबंध दोनों को ही बदल देता है। आप अपने साधारण व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि आपने जब भी किसी से संबंध बनाया, चाहे वो कोई जीव हो चाहे कोई वस्तु हो, संबंध के फलस्वरूप दोनों ही बदल जाते हैं, आप भी और जिससे संबंध बनाया वो विषय भी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपके पास एक नया मोबाइल फोन आया, वो अभी पैक्ड है, डब्बे में है, लेकिन अब वो आपके पास आ गया, संबंध बन गया। संबंध बनते ही क्या वो मोबाइल फोन वैसा ही रह जाता है जैसा आपके पास आया था? पहले तो अनपैकिंग हो जाती है, फिर उसमें आप अपनी एप्स डाल देते हो, लॉगिन कर लेते हो, ये सारी चीजें हो जाती है ना, वो बदल दिया। हम जिससे रिश्ता बनाते हैं, हो ही नहीं सकता कि उसको बदल ना दें। और जब आपके पास मोबाइल फोन आ गया, तब क्या आप भी वही रह गए जो फोन से पहले थे? आप भी बदल गए ना किसी तौर पे। तो इन दोनों का जैसे ही रिश्ता बनता है, उसका परिणाम ये निकलता है कि ये भी बदल गया और ये भी बदल गया। अब हम इसको बोलते हैं अहंकार, और इसको हम अब सीधे सीधे बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, ये बदल गए। लेकिन ये बदलने के बाद भी क्या करते हैं? आपस में व्यवहार करते रहते हैं, क्योंकि वही इनकी मजबूरी है। व्यवहार ना करें तो क्या करें? ये I0 पर भी कैसा था? शुरुआत में भी कैसा था ये, और बदलने के बाद भी क्या हुआ? तो बदलने के बाद अब ये जो प्रकृति है, अब उसके दूसरे विषय से या उससे दूसरे तरह संबंध बनाएगा, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, वो रहेगा अपूर्ण का अपूर्ण ही। ठीक है, तो ये बन गया अब यहां से आ रही बात समझ में? अब ये फिर आपस में करेंगे, अब फिर आगे कार्यक्रम चलता ही रहेगा। इसका कभी अंत होगा? तो इसमें आप समझिए कि कौन सी चीज क्या है। ये जो दो आपको हॉरिजॉन्टल रेखाएं या तीर निशान दिख रहे हैं, ये क्या है? ये संबंध है, इसको बोलते हैं द्वैत। ठीक है, ये द्वैत है। और इनमें आपस में संबंध अगर हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम हम बिल्कुल एक दूसरे एक्सिस पर ही डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल। उसको बोलते हैं समय। टाइम। तो समय क्या हुआ फिर? आपसे कोई पूछे कि इसको देख के बताओ समय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अपूर्ण का अपने प्रति असंतोष ही समय है। अपूर्ण का अपनी स्थिति के प्रति असंतोष ही समय है। टाइम इज डिससैटिस्फैक्शन। चूंकि ये जो अपूर्ण है, जिसको हम यहां पर I से संबोधित कर रहे हैं, ये अपनी स्थिति से तृप्त नहीं है, इसलिए ये बदलेगा। उसी बदलाव को ये इंगित करता है समय से।
बदलना ही समय है, और बदलने के मूल में क्या बैठा हुआ है? अपूर्णता। तो अपूर्णता ही समय है, असंतोष ही समय है, बदलाव ही समय है। स्पष्ट हो रही है बात? ये समय क्या है? अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि समय लगातार चलता ही क्यों रहता है? क्यों चलता रहता है? क्योंकि हम लगातार अपूर्ण बने ही रहते हैं। हम लगातार अपूर्ण बने ही रहते हैं। जीवित होने का अर्थ ही होता है लगातार संसार के साथ एक क्रिया करते रहना। लेकिन वो जो क्रिया है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि संतोष दे पाए। क्रिया चलती रहती है, असंतोष बना रहता है, और समय की धारा है वो लगातार बहती रहती है, बहती रहती है। अब इसमें जो जीव है उसकी चेतना के लिए क्या स्थान है? हम कहते हैं चेतना माने चुनाव, ठीक? तो इसको आप देख रहे हैं तो इसमें आपको चुनाव का कहाँ क्या महत्व दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर संबंध सही है तो जो अगली अवस्था बनेगी, IN या PN, जो भी अगली आपकी अवस्था बनने वाली है, वो ऐसी हो सकती है कि आपको संतुष्टि की ओर भेजे। और सही संबंध की निशानी क्या होगी? सही संबंध की निशानी ये होगी कि उसमें ये जो आदान प्रदान होगा, ये जो दोनों में परस्पर व्यवहार होगा, अहम में और प्रकृति में, वो ज्ञान में होगा। क्योंकि व्यवहार करने वाला तो अहम ही है ना, हो दोनों तरफ से रहा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं निश्चित रूप से। आपने खाना खाया, खाना जैसा था वैसा बचा क्या? और आप भी जैसे थे क्या वैसे ही रह गए? तो प्रभावित तो दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन आपका खाने से रिश्ता क्या होगा, इसका संबंध एक पक्षीय होता है। प्रभावित दोनों एक दूसरे को करते हैं। एक बार रिश्ता बन गया दो में, प्रभावित दोनों एक दूसरे को करते हैं, लेकिन रिश्ता कैसा बनेगा इसका फैसला करने का अधिकार आपको होता है, खाने को नहीं होता। आप कहते हैं आपको बहुत सारा खाना है तो भोजन इनकार नहीं करेगा, और आप कहते हैं कि आज मुझे भोजन करना ही नहीं है तो भोजन अपमान नहीं मानेगा। समझ पा रही? तो ये जो दोनों में रिश्ता है, जब वो ज्ञान के साथ बनता है, और ज्ञान माने क्या? आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूं और इसलिए मुझे प्रकृति से क्या संबंध बनाना है। जब वो ज्ञान के साथ बनता है तो जो बदलाव होता है वो फिर ऐसा होता है जिसमें संतोष की, तृप्ति की संभावना ज्यादा रहती है। और उस बदलाव में हमेशा ऐसा होगा कि ये देखिए, गड़बड़ तभी शुरू ही हुई थी जब ये फासला बना था। किन दो में? प्रकृति में और अहम में जब फासला बना था ना, तभी गड़बड़ शुरू हुई थी। तो सार्थक बदलाव निश्चित रूप से वही होगा जिसमें ये फासला, अब फासला कम होने का क्या मतलब होगा? फासला कम होने का क्या मतलब होगा? अरे वो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, पर उसको एकदम जमीनी तौर पे बताइए। हमारा उद्देश्य ये है ना कि व्यवहारिक परिवर्तन आए कुछ। फासला कम होने का मतलब होगा कि जब आप कहते हो कि इधर आई है अहम, तो अहम अपने आप को बोलता है चैतन्य, मैं तो चैतन्य हूँ, कॉन्शियस हूँ, और उधर सामने जो कुछ होता है उसको क्या बोलता है? वो तो जड़ है। तो दोनों में फासला तभी कम हो सकता है जब दोनों की ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं ये अलग अलग ना रहें, एक हो जाएं। आकर्षण इसीलिए होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं ना। मैं कहता हूं मैं हूं चैतन्य और वो है जड़, या मैं जीव हूं और वो है जगत, तो दोनों को अलग अलग जब तक मानोगे तब तक आकर्षण रहेगा, और जब तक आकर्षण रहेगा
तब तक आपस में जो व्यवहार और संबंध बनेगा वो तृप्ति नहीं देने वाला। तो दोनों में फासला कम सिर्फ किस शर्त पर हो सकता है? जैसा कि अष्टावक्र समझाते हैं, जब ये जो चैतन्य है ये देख लेता है कि सामने जो प्रकृति है मैं बिल्कुल वैसा ही हूं, मैं झूठ मूठ अपने आप को कहता हूं कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं ही नहीं। जैसे बाहर प्रकृति में तमाम तरह की क्रियाएं चल रही हैं, गुण आधारित, गुणधर्म आधारित, उसी तरीके से इधर भी वही सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। बस मैंने झूठ मूठ उनको कह दिया है कि वहां मैं हूं, मैं कुछ नहीं है, बस प्रक्रियाएं हैं। अब ये जो पी है उसमें तो प्रक्रियाएं ही होती है ना सारी प्रकृति में। पानी बह रहा है, आग जल रही है, सब अपने अपने गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, तो वहां तो प्रक्रियाएं ही होती हैं। उन प्रक्रियाओं से हट करके जो 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 व्यूइंग कॉन्शियसनेस होती है, जो जीव देख रहा है इस पूरी दुनिया को, वो कहता है वो सब प्रक्रियाएं हैं, मैकेनिकल हैं, यंत्रवत हैं, तयशुदा हैं। लेकिन मैं तो साहब फैसला करता हूं। तो या तो ये दिखने लग जाए कि आप जो फैसले वगैरह करते हो वो भी बस पानी के बहने जैसे हैं, प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित। पानी बह रहा है, क्या वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन कर सकता है? नहीं। क्या वो फ्लूइड डायनेमिक्स का उल्लंघन कर सकता है? नहीं। अगर कहीं से पानी की एक धार चली है और आगे जितने तरीके की कंडीशंस होनी है वो सब आपको बता दी जाएं, तो अगले 1 साल में पूरे उस धार का क्या होगा ये आप अभी बैठ करके निर्धारित कर सकते हो, क्योंकि धार के पास वास्तव में कोई चुनाव की शक्ति है ही नहीं। वो तो जैसी स्थितियां होंगी उस हिसाब से बह चलेगी। ठीक है ना? जब हमें ये देखने लग जाए कि हम भी जो कुछ करते हैं वो भी सब हमारे रसायनों और शरीर द्वारा ही, जो हमारा पूरा जैविक और मानसिक सामाजिक संस्कार है उसके द्वारा ही निर्धारित हो रहा है, उसमें मुक्त चुनाव, मुक्तेच्छा, फ्री विल कहीं पर है ही नहीं। तब इन दोनों में फासला कम हो जाता है, क्योंकि तो आप कहते हो भाई जैसा तू है वैसा ही। तो इसे खंभा खड़ा है क्योंकि उसको खड़े होने को बोल दिया गया है। जिस दिन कोई इंसान ये देख लेता है कि वो भी खंभा ही है, ये खंभा क्या अपनी मर्जी से खड़ा हुआ? नहीं। इसका रंग क्या इसकी अपनी मर्जी का है? नहीं। जो इस पर टेक लगाकर खड़ा है उसने क्या इस खंभे की अनुमति मांगी थी? नहीं। जिस दिन इंसान देख लेता है कि उसमें और खंभे में कोई विशेष अंतर नहीं है, उस दिन ये फासला कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और उस दिन उस व्यक्ति के लिए फिर समय मिटना शुरू हो जाता है। और दूसरा तरीका यह होता है कि आप कहो कि हूं तो मैं एकदम संस्कारित, लेकिन मेरे भीतर मुक्ति की प्यास है। ठीक है, जीवन मेरा बीत रहा होगा बिल्कुल एक तयशुदा तरीके से, स्क्रिप्टेड तरीके से, लेकिन फिर भी मुक्ति की प्यास तो है ही। और वो जो मुक्ति की प्यास है वो मेरी हर कोशिका में भरी हुई है। और फिर आप देखते हो, कहते हो वो जो मेरी कोशिकाएं हैं तो वो बनी अणुओं से ही, और वो सब अणु वहां भी हैं। तो दूसरे अर्थ में फिर आप कहने लग जाते हो कि जैसा मैं हूं वैसे ही वो है। अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो मुक्ति फिर इस खंभे को भी चाहिए। अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो इस पूरे अस्तित्व के हर अणु को भी मुक्ति चाहिए। तब भी इन दोनों में फासला कम हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो द्वैत फासला बनाता है जीव में और जगत में, वो फासला ही समय है, वो फासला ही माया है, वो फासला ही मूल भ्रम है। और वो जो इन दोनों के मध्य अंतराल है उसका कारण क्या है? उसी को अज्ञान और अविद्या बोलते हैं। हम स्वयं को नहीं जानते, इसीलिए हम जो हैं उससे बहुत हट करके अपने आप को कुछ मानते रहते हैं। और जब आप अपने आप को जानते ही नहीं तो अपने आप को आप तृप्त कैसे करोगे? कोई सोचिए इतना पगला गया हो, बहुत सटीक उदाहरण नहीं है पर कुछ मदद देगा।
कोई इतना पगला गया हो को वो जानता ही ना हो कि उसका मुंह कहाँ पर है, और आप उसके सामने खाना ला करके रखें और वो अपने कान में डालने लग जाए, उसे क्या तृप्ति मिलेगी? आपकी जो भी स्थिति है उस स्थिति को ठीक करने के लिए पहले आपको अपना पता होना चाहिए ना। ठीक वगैरह सब हो सकता है मामला, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन आत्म अज्ञान का आलम यह हो कि आप किसी और को ही मैं का नाम देते हो, तो आपको अगर दवाइयां भी दी जाएंगी तो आप वो किसी और को खिला दोगे। आप कहोगे मैं तो वो है, मैं तो वो है, कुछ पता ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो समय क्या है, हमने ये परिभाषित करने की कोशिश करी है बिना घड़ी का सहारा लिए हुए, क्योंकि समस्या जब हमारे भीतर है तो समय की भी हमें कोई भीतरी परिभाषा ही देनी पड़ेगी। ठीक है, और समस्या का समय से कुछ तो बड़ा गहरा ताल्लुक है ही, क्योंकि बार बार मुक्ति को जानने वालों ने यही कहकर संबोधित करा है कि हमें काल चक्र से मुक्ति दे दो। प्रार्थना ही यही रही है कि काल चक्र से मुक्ति मिले, काल चक्र से मुक्ति मिले। तो ये जो काल चक्र है ये क्या चीज है? काल माने क्या? और काल समझ गए तो मुक्ति समझ जाएंगे, काल को समझ नहीं सकते अहम को समझे बिना, तो ये सब चीजें आपस में गुत्थम गुत्था है। इनमें से किसी एक को भी पूरी तरह जान लिया तो फिर सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा अपने भीतर उतरने दीजिए। आप जीवन से जो भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया आपको और आपके द्वारा देखे जा रहे, अनुभव करे जा रहे जीवन को बदल देती है। ठीक है, ये बात एकदम ठीक है ना? इसी बदलाव का नाम, तो समय के मूल में क्या है? ये जो क्रिया है, ये क्रिया ही समय को जन्म देती है ना एक तरह से। समय कहां से आया? आपके बदलने से समय आया। कुछ बदले ना तो समय तो नहीं हो सकता ना। और बदलाव क्यों होता है? क्योंकि आप जगत के साथ इंटरैक्शन करते हो। ये जो जगत के साथ हमारा एंगेजमेंट है ये बदलाव ले आ देता है। आप छोटी सी छोटी चीज को अगर देख भी लेते हो तो बदल जाती है। फिजिक्स सब प्रमाण घोषित कर चुकी है कि सब एटॉमिक लेवल पर तो संभव ही नहीं है किसी भी फिनोमिना को देखना बिना उसमें इंटरफियर करे। मैक्रो लेवल पर वो पता नहीं चलता। मैक्रो माने बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर आप दीवार को देखें, जमीन को देखें, मेज को देखें, तो आपको ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं कि आपके देखने भर से जो देखी हुई चीज है वो बदल गई। ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं। लेकिन जब आप एकदम बारीक तल पर उतरते हैं, एकदम सूक्ष्मतम तल पर उतरते हैं, ठीक है, जहां पर डिस्टेंसेस नैनोमीटर से भी और छोटे होते जाते हैं, और वहां पर आप जो घटनाएं घट रही हैं, घटना माने फिनोमिना, वहां पर जो घटनाएं घट रही हैं आप उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको बड़ी अड़चन आ जाती है। वैज्ञानिकों को अड़चन ये आई है कि वहां पर जैसे ही घटना को देखते हो, घटना बदल गई देखने भर से। वही बात हम यहां पर आपसे कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज से जरा सा भी इंटरेक्शन कर लेते हो वो चीज वो स्वयं भी बदल जाती है और आप भी बदल जाते हो। इसी बदलाव का क्या नाम है? समझ में आ गई बात? वो ऐसे आगे बढ़ा, उतने में आपने कुछ कर डाला है। घड़ी का कांटा जरा सा आगे बढ़ा, उतने में आपने कुछ कर डाला है। वो जो आपने कुछ कर डाला है वही घड़ी की टिक टिक है।
बात समझ में आ रही है? जो आपने कुछ कर डाला है वही घड़ी की टिक टिक है। अब ये दोनों बदलते हैं, बदलते ये दोनों हैं। मैं भी बदलता हूं, प्रकृति को मैंने छुआ, उससे वो बदल गई, और मैंने उसको छुआ इसलिए मैं भी बदल गया। अनुभव जो है वो जो अनुभव्य वस्तु है और जो अनुभोक्ता है वो दोनों को ही बदल देता है। लेकिन दोनों अपने अपने गुणधर्म से बदलते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से बदलते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों के बदलने के नियम अलग अलग हैं। प्रकृति बदलती है अपने नियम के हिसाब से, समझिएगा, प्रकृति बदलती है अपने नियम के हिसाब से और अहम बदलता है अपनी नीयत के हिसाब से। प्रकृति बदलती है अपने नियम के हिसाब से और अहम बदलता है अपनी नीयत के हिसाब से। आप किसी से एक कप उधार में लेके आए थे, मान लीजिए यही है, ठीक है, ये गिलास है पानी का, आप इसको किसी से उधार लेकर के आए थे, लेकिन आप इतने लापरवाह निकले कि आपने उसको हाथ में लिया और छोड़ दिया। जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वो तो बदलेगा एक नियम के हिसाब से, उसका क्या होगा? वो टूटेगा, वो छितराएगा। उसका टूटना और छितराना कोई अलौकिक घटना नहीं है, उसके पीछे विज्ञान के नियम है। उसके ठीक कितने बड़े बड़े टुकड़े होंगे और वो टुकड़े कहां कहां जाकर गिरेंगे, ये सब कुछ कौन निर्धारित करता है? प्रकृति के नियम। तो प्रकृति तो बदलती है नियमों के हिसाब से, लेकिन आपने उसको तोड़ दिया। अब उसको तोड़ने से आपके भीतर दो तीन तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। आप कह सकते हो, अरे ये तो इसने मुझे दे दिया था बाहर तेल लगा करके, मैं इसका दोस्त हूं तब भी साफ करके गिलास नहीं दे सकता था, गंदी गिलास दे दी, बाहर उसमें तेल लगा हुआ था तभी तो मेरे हाथ से। ये नियत की बात है कि आप क्या बोल रहे हो। एक हो सकता है कि मैं कितना लापरवाह, कितना बेहोश आदमी हूं कि उधार की चीज का भी ख्याल नहीं रख पा रहा, मैंने किसी दूसरे की चीज तोड़ दी, मैं बंदा कैसा हूं। और आप एक दूसरे तरीके से बदल जाओ, तो आपके भीतर क्या परिवर्तन होगा, इस पर प्रकृति का कोई नियम नहीं लागू होता, क्योंकि चेतना और प्रकृति होते दो अलग अलग आयाम हैं। दोनों मिले जुले हैं, दोनों लगातार एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। वो क्रिया भले ही अज्ञान में हो रही है, लेकिन हो तो रही है लगातार, लेकिन है दोनों अलग अलग। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता और भीतर सिर्फ नियत का खेल चलता है। वहां पर कोई आके कोई कमाल, कोई जादूगरी नहीं दिखा सकता। कोई आपको बड़ी से बड़ी बात बता दे, जीवन आपको बड़े से बड़ा सबक दे दे, चाहे सदमा दे दे, आप उससे क्या सीखोगे और आप कैसे परिवर्तित होगे, ये तो बात आपकी नीयत की है। प्रकृति में चमत्कार नहीं चल सकते और भीतर चमत्कार के अलावा कुछ चल नहीं सकता। बाहर की दुनिया में कहीं कोई जादू टोना, कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ग्लास अगर यहां से गिरा है तो गिराया होगा किसी महात्मा तपस्वी, किसी ने गिराया होगा। ऐसा नहीं है कि वो गिरेगा और आधे रास्ते में रुक जाएगा, कि एक दैवीय हाथ आया और उसने रोक दिया कि देखो भाई, ये तो फलाने महात्मा जी द्वारा गिराया गया गिलास है, ये टूटना नहीं चाहिए, धर्म की बड़ी बदनामी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गिराएगा, गिलास गिरेगा और वैसे ही टूटेगा जैसे उसे टूटना है। विज्ञान के नियम कुछ और नहीं होते, वो प्रकृति के नियमों को ही गणित की भाषा में रख दिया जाता है। इसीलिए विज्ञान कोई नियम बनाता नहीं है, बस प्रकृति में जो नियम चल रहे होते हैं उन्हें खोजता है, डिस्कवर किए जाते हैं। आप उसको चाहे कुछ भी बोल दो, आप न्यूटन्स लॉज बोल दो, आप कुछ और बोल दो, आप कहो गैलीलियो ने, उनके नियम नहीं हैं, वास्तव में नियम प्रकृति के हैं। हाँ, श्रेय उनको यह है कि उन्होंने उनको खोजा और कोडिफाई करा, वैज्ञानिक ढंग से उनको लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है ना? नहीं तो सेब तो गिरते रहते, लोगों को कभी यह समझ में ना आता कि इसके पीछे एक गूढ़ सिद्धांत है। न्यूटन ने ऐसा नहीं करा था कि सेबों को गिराना शुरू करा, और न्यूटन से पहले सेब गिरा ही नहीं करते थे। समझ में आ रही बात? तो विज्ञान का काम है प्रकृति में जो कुछ चल रहा है उसका खुलासा कर देना, और उसको एक इस तरीके से लिख देना
कि सूत्र में प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? कि सूत्र ऐसे लिख दिया गया कि अब आप पहले से ही बता सकते हो क्या होने वाला है। तो बहुत ऊंचा पेड़ है, उससे अभी अभी अगर सेब गिरा है तो आप बता दोगे कितनी देर में जमीन पे गिरेगा। ठीक है ना? सूत्रों का काम ये होता है। सूत्र कुछ नया काम नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो विज्ञान चलता है, माने प्रकृति चलती है अपने नियमों पर, उन्हें कोई नहीं बदलता। कभी भी सोचिएगा नहीं कि बाहर की दुनिया में आप कोई परिवर्तन ला पाएंगे सिर्फ अपने भीतर की दिव्यता के द्वारा। वैसे नहीं होता। भीतर जो भी परिवर्तन आते हैं वहीं आते हैं। कहां आते हैं? वो भीतर आते हैं, भीतर आते हैं। ठीक है? तो ये जो P0 से P1 और फिर P2 और P3 की यात्रा है वो बहुत नियमबद्ध और बहुत रेखीय माने लीनियर होती है। तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम। वो है प्राकृतिक समय जो कि एक रेखा में चलता है, क्योंकि वो निर्धारित होता है किससे? नियत से नहीं। बोलिए बोलिए। तो ये जो P0 P1 P2 है ये एकदम एक लीनियर प्रोग्रेशन है। ठीक है? और इसके अंतरालों को आप डिनोट कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल टाइम बोल करके। लेकिन ये जो I0 I1 I2 है इसका कुछ भरोसा नहीं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि I0 से I1 में कितना अंतराल बीत जाएगा भीतरी। हमने कहा ना, कप आपके हाथ से गिरा, बिल्कुल हो सकता है कि उससे आपके आंतरिक स्थान पर कोई फर्क ना पड़े। आपको मैं क्या कर सकता हूं, कप का काम है गिरना, कितने दिन चलेगा, एक्सपायरी डेट आ गई थी, कुछ भी हो सकता। आप कह सकते हो कि गलती मेरे दोस्त की थी, उसने तेल लगा कप दे दिया। और आप ये भी कह सकते हो कि ये कप नहीं गिरा है, ये जो टूटा है ये मेरा जीवन है, ये आईना है जो टूटा है भीतरी, ये दर्पण है, मेरी शक्ल दिखा रहा था, टूट गया, इससे पता चलता है मैं भीतर से कितना छितराया हुआ हूं। ठीक है ना? तो ये जो भीतर ये जो बदलाव हैं I0 से I1 से I2, इसको हम कहते हैं, इस चेंज को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम। बाहर जो चल रहा है वो है प्राकृतिक समय, भीतर जो चल रहा है वो है साइकिक समय, मानसिक समय। प्राकृतिक समय पर किसी का कोई बस नहीं चलेगा। घड़ी के कांटों को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। जितने पैदा होते हैं वो घड़ी के कांटों के वशीभूत होते हैं। घड़ी के कांटों पर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन आपके भीतर जो चल रहा है वो तो आपकी नीयत से संचालित है ना। तो सारा अध्यात्म बस उसको वश में करने का विज्ञान है। आपके भीतर जो चल रहा है वो जगह तो आपकी बादशाहत है, आपकी अपनी फीफडम है, तो वहां सब ठीक होना चाहिए। समझ में आ रही बात? दो तरह की अब समझिए प्रलय होती हैं। एक प्रलय होती है प्राकृतिक, जहां चूंकि सब कुछ मिट गया, इसीलिए ये जो पी था ये आकर के आई में घुस गया, पी ही नहीं बचा, बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे बिग बैंग का अगर आप बिल्कुल आरंभिक बिंदु ले लें, जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, स्पेस टाइम भी नहीं था, बस इतना एक बिंदु है, इतना छोटा बिंदु है, इसको आप स्पेस नहीं बोल सकते, तो उसको आप कह सकते हो प्रलय की स्थिति है कि कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो भी आई और पी एक हो जाएंगे, क्योंकि पी है ही नहीं। तो यानी क्रोनोलॉजिकल टाइम रुक जाए तो भी सारा जो बवाल है वो रुक जाएगा, है ना? जिसको आप प्रलय कहते हो, कभी कहते हो कयामत कह देते हो, कि भाई बाहर का पी नहीं बचा तो सारा झंझट मिट गया। हम क्या बोल रहे थे कि हमारा सारा दुख दर्द इन दोनों के बीच का संबंध और फासला है। अगर ये जो बाहर है ये बचेगा ही नहीं तो कोई फासला भी बचेगा क्या? तो एक तो तरीका ये है कि हो जाए प्रलय, सब नाश हो जाए, सारा संसार ही मिट जाए तो सारे दुख मिट जाएंगे। अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि वो जो बाहर की दुनिया है, पी की दुनिया, उस पर किसी का कोई बस। तो भैया कब प्रलय होगी कि नहीं होगी हमें, तो इंसान क्या करे? हमें तो जीना कुल मिला के 50-80 साल है, हम क्या करें? एक तो ये है कि आई ये है, पी ये है, ये खत्म हो गया तो दोनों एक हो गए, ये बचे ही नहीं ना, तो बस ये बचा तो फासला खत्म।
तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्वभावतः? आई खत्म हो जाए। तो क्रोनोलॉजिकल टाइम खत्म नहीं करा जा सकता है, खत्म होगा भी तो भैया हमें नहीं मालूम कब खत्म होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम खत्म। तो सारे अध्यात्म का उद्देश्य क्या है? ये जो भीतर चल रहा है मामला, जो भीतर हम लगातार एक से दूसरे होते रहते हैं, एक पहचान से दूसरी पहचान, एक विचार से दूसरा विचार, एक भाव से दूसरा भाव, एक रिश्ते से दूसरा रिश्ता, एक आशा से दूसरी आशा, एक जगह से दूसरी जगह कूद फांद, ये सब समाप्त हो जाए। हम भाई उसी को तो नियंत्रित कर सकते हैं ना जिस पर हमारा बस चलता है, इस पर हमारा बस नहीं चल सकता। हम अभी यहाँ बैठे हैं, भूकंप आ जाए तो भूकंप ये थोड़ी कहेगा कि देखो भाई यहाँ पर कोई अच्छा आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहा है, इसको मत गिराना। कुछ नहीं पता। हम ये जरूर कर सकते हैं कि भूकंप आए तो भी भीतर बहुत ज्यादा खलबली ना मचे, ये हम कर सकते हैं। अध्यात्म यही करता है। अध्यात्म कहता है देखो जहां तुम्हारा बस चल सकता है उस जगह पर तुम्हारी सत्ता रहनी चाहिए। रही बात दुनिया की, तो दुनिया को तो बड़े से बड़ा राजा भी नहीं जीत पाया। जिनको लगा भी कि उन्होंने बड़ी बादशाहत पा ली है, वो भी जाकर के हुए तो ढेर ही। ये सारी बातें अब एक दूसरे से गुथी हुई लग रही हैं। सब समझ में आ रही है बात ये? जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनको थोड़ा समझ में आना शुरू हो रहा है। मैं बार बार पूछता रहूंगा। ये स्पष्ट हो रही हैं चीजें? तो आपके अब सवाल ही लें, वहीं से पता लगना शुरू होगा कि बात क्या है। उदित देखिए, सवाल लीजिए। रुकिए, पहले मैं सवाल बाद में लूंगा, पहले मैं परीक्षा लूंगा। सबको अलग अलग तरीके से बताना है, अलग अलग शब्द से, ठीक है? टाइम इज और उसके आगे क्या है? ऐसे ब्लैंक, खाली स्थान। तो आपको खाली स्थान भरना है, ठीक है? किसी की ओर भी इशारा करके कहूंगा भरो, और एक नए शब्द से भरना होगा। जी, टाइम इज, कुछ भी बोलिए। इतना बड़ा नहीं। क्या होता है ना, इतने मोटे मोटे जब पुथे होते हैं तो उनसे ज्ञान पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, उनमें अज्ञान छुप जाता है। जगह जितनी बड़ी होगी वहां छुपने की जगह उतनी ज्यादा हो जाती है ना। तो आप किसी बात को समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ये जानने के लिए एक सूत्र पकड़ लीजिए। क्या आप उसे एक या दो शब्द या कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? रुकिए, मैं पकड़ूंगा, ऐसे थोड़े अपनी पसंद का। और एकदम सरल से सरल भाषा में अगर आप बता सकते हैं तो आप समझ गए हैं। एकदम जमीन की भाषा में अगर आप किसी चीज को व्यक्त कर सकते हैं तो आप समझ गए हैं, ठीक है? हाँ जी, जी, टाइम इज, ठीक है, टाइम इज चेंज, ठीक है, ऐसे बस कोई ये भी याद रख ले तो बहुत हो गया। हाथ तो उठाइए भी, तो मैं उनको पकड़ूंगा जो हाथ नहीं उठाएंगे। जी, पीछे से कोई बोले टाइम इज, अब चेंज जा चुका है, अब कुछ और, कोई से और शब्द का बताइए। अभी थॉट कैसे आ गया? थॉट पे तो अभी हम आए ही नहीं थे, वो तो पूरा एक नया मुद्दा है कि विचार क्या होता है। जो बदलता है उसे समझ। अभी सिलेबस के अंदर रहिए, सिलेबस के अंदर। टाइम इज मूवमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट। बस मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। डिससैटिस्फैक्शन, काम से प्रकृति का संबंध। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डिस्टेंस, फासला, बहुत अच्छा। विशेष, कामना, बहुत अच्छा। और हाँ, ठीक है, वृत्ति, ठीक है, हाँ। और टाइम इज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
देखिए, सबसे अच्छे जवाब वो होते हैं जो सबसे काम के हों, ठीक है ना। ज्ञान की भी परिभाषा यही है कि अगर उपयोगी है तब तो कहिए कि वो ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट बातें करने से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। उससे बस ये होता है कि बुद्धि बहुत प्रसन्न हो जाती है। बुद्धि को लगता है कि मैं कुछ हूं, देखो मैंने कितनी बड़ी बात कर दी। पर हमें बुद्धि को नहीं प्रसन्न करना है, हमें उस समस्या को हल करना है जिससे हम ग्रस्त हैं। वो समस्या है अतृप्ति की, ठीक है। टाइम, हाँ, आप साइकोलॉजिकल टाइम का बात कर रही हैं। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। ये जो इंटरडिपेंडेंस आपने बोल दिया अभी, इसके लिए जो महात्मा बुद्ध का बड़ा सुंदर शब्द है, प्रतीत्य समुत्पाद। वो उसको बोलते हैं को डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये और ये दो हैं, और ये दोनों आपस में ऐसे करते हैं क्रिया, और उससे कुछ और ही निर्मित हो जाता है। इससे जिन लोगों ने समाजशास्त्र या दर्शन शास्त्र पढ़ा है उन्हें कुछ याद आ रहा है? ये दो है आपस में करते हैं, उससे एक तीसरा निर्मित हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो ये दो हैं जो आपस में कुछ किसी तरीके का एंगेजमेंट करते हैं, कुछ इनकी गड़बड़ झाला इनका चलता है, और उससे कुछ और ही निर्मित हो जाता है। तो जिसको आप डायलेक्टिकली बोला करते हो, क्या? थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो उसका संबंध टाइम से है सीधे सीधे। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। अहम का होना, मेरा होना ही समय है, ठीक, बहुत बढ़िया। मूल भ्रम, बिल्कुल ठीक। फंडामेंटल इल्यूजन, एकदम ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक, कॉज एंड इफेक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कॉज एंड इफेक्ट पर आप आगे याद दिलाएगा, हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में कोई कॉज कोई इफेक्ट होता भी है, या बस ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं और उस गोल घूमने में लगता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की कॉज है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टाइम बंधन है और फिजिकल टाइम उस बंधन से मुक्त होने के लिए साधन हो सकता है? हाँ, साधन तो हमेशा प्रकृति ही होती है। तो हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, बोलिए बोलिए, पीछे से बोलिए, आप बोल दीजिए। द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू डेथ फ्रॉम लाइफ या मूविंग फ्रॉम डेथ टू डेथ, है ना। तो टाइम दोनों चीजें हो सकता है, तीनों हो सकता है। फ्रॉम लाइफ टू डेथ, फ्रॉम डेथ टू डेथ, और फ्रॉम डेथ टू लाइफ। हाँ, नियत की बात है, नियत की बात है। बदलाव तो तीनों में निहित है। नियत की बात है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। सर, मेरा जीवन काल, मेरे होने का काल, वो भी तो समय है, तो अहम है वो। आपके होने का जो समय है, माने जब आप कहते हो कि शरीर है, वो प्रकृति का नियम है। आप उसको जो गिनते हो तो पाते हो ना कि वो एक हमेशा एकदम सीमा में है, एक नियमबद्ध सीमा में है। कोई होगा बड़े से बड़ा कुछ भी 600 साल तो नहीं जीता ना, 150 साल भी नहीं जीता कोई। जहां कहीं भी आप पाओ कि तयशुदा नियम है जो चेतना के हिसाब से बदलते नहीं, तुरंत जान लीजिएगा कि मामला प्राकृतिक है। तो इसीलिए देह का जो जीवन है, उसको जानने वालों ने कहा इसको जीवन मत कहो, ये तो बस प्रकृति का नियम है। जीवन शरीर में नहीं है, जीवन कहाँ है? जीवन चेतना में है। शरीर तो ऐसा ही है कि जैसे पेड़ से सेब गिरा है तो एकदम निश्चित होता है ना कितनी देर बाद आकर के जमीन पे गिरेगा। आप चढ़ जाओ कुतुब मीनार पे और वहां से एक पत्थर नीचे को फेंको, फेंकने से पहले ही आपको पता है ना ठीक कितने सेकंड में नीचे गिरेगा, इतने दशमलव इतने सेकंड में ये नीचे गिर जाएगा। तो इंसान का जो जीवन है,
शारीरिक जीवन, वो बिल्कुल कुतुब मीनार से नीचे फेंके गए, बस वहां पर एकदम पता होता है 6.2 सेकंड में ये इतना नीचे पहुंच जाएगा। यहां थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होती है कि 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और कोई सूरमा है तो 100 चल जाएगा बहुत। चेतना भी तो देह में ही होती जोड़ी रहती चेतना जो देह में होगी, अब इसके हिसाब से बताइए वो क्या है? ये जो आपने ये बनाया था ना कि चेतना देह में है, वो चीज क्या है? उसमें चेतना कहाँ है? हाँ 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 हाँ, उसमें चेतना कहाँ है? 2 हिस्से हमने बनाए हैं ना, 2 खड़े हिस्से। उन 2 खड़े हिस्सों में चेतना वाला कौन सा है और देह वाला कौन सा है? तो चेतना देह में है, ये उनका आपस का गड़बड़ झाला है, ये आपस का गड़बड़ झाला है। किसी ने बड़े रोचक तरीके से कहा था, उन्होंने कहा था कि देखिए समाज इतना पगला है कि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ संबंध बना ले और दोनों का ब्याह ना हुआ हो तो हम कह देते हैं कि अवैध संबंध है। कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध बना ले और उनका ब्याह वगैरह नहीं हुआ है तो हम कहने लग जाते हैं इलिसिट रिलेशनशिप है, यही सब कहते हैं ना, अवैध है अवैध है। कह रहे जानने वालों से पूछो तो कहेंगे कि एक ही पुरुष है और उसका क्या नाम है? चेतना, वो आई, और एक ही स्त्री है, उसका क्या नाम है? तो एक ही अवैध संबंध है दुनिया में, उसका क्या नाम है? बॉडी आइडेंटिफिकेशन। ये है, ये स्त्री है, और जो भीतर बैठा है वो कौन है? पुरुष है, और उसने कह दिया कि ये मेरी है। ये है इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध। लेकिन समाज इस संबंध को तो कभी अवैध कह ही नहीं पाता। कोई बार बार बोलता रहे मैं देह हूं, मैं देह हूं, वो बिल्कुल नहीं बोलता कि ये तुम किस गंदे रिश्ते की बात कर रहे हो। इसकी जगह वो दूसरी बातों को बार बार बोलता रहेगा कि ये गैर कानूनी या सामाजिक या जैसा भी रिश्ता है निंदनीय है। तो जैसे जैसे आप की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे जो रिश्ता आपके लिए सबसे अवांछित होता जाता है वो कौन सा है? देह भाव। पुरुष कौन है और स्त्री कौन है? और उसका नर और नारी से कोई लेना देना नहीं, उसका मेल फीमेल से संबंध नहीं है। ये यहां पे कोई एंटी महिला वाली बात नहीं हो रही है। तो एक नारी की देह में भी ये क्या है? ये प्रकृति। और आपके भीतर जो बैठा है वो कौन है? तो इसमें बात यहां पर सेक्स की माने लिंग की नहीं हो रही है, ये बात किसी और तल की हो रही है। ठीक है ना? इन दोनों में ये जो 2 तरफ का है ये नहीं होना चाहिए। जब तक वो चलता रहेगा तब तक जो साइकोलॉजिकल टाइम है वो चलता रहेगा। और सरल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाना, ये भी तो बहुत बढ़िया। इसमें इस पूरे चित्र में आपको सरल कहां दिख रहा है? किसको बोलेंगे सरल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सरलता सिर्फ एक जगह पाई जाती है, वहां पहुंच जाओ। जब तक वहां नहीं हो तब तक सरल नहीं हो। तो ये सब बहुत सामान्यतः प्रयुक्त शब्द हैं, जैसे सरलता। इनके अर्थ नए हो जाते हैं जैसे जैसे आप नए होते जाते हैं। तो सरलता माने ये नहीं होता कि कोई बुद्धू ही है तो आपने कह दिया सरल है, या कि कोई अभी बच्चा है तो आपने कह दिया कि वो सरल है। बच्चा नहीं सरल होता। सरल होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या करना है कि रीडिंग में जो कुछ भी था आपको उसको अब इस मॉडल पर परख कर देखना है, क्योंकि इसी बात को जानने वालों ने न जाने कितने तरीकों से कहा है। और ये आपको जो रीडिंग दी गई है ये बहुत बहुत गाढ़ी है, ठीक है। दुनिया भर की विजडम इनमें आपके सामने रख दी गई है। आप उसमें भटक सकते हैं लेकिन नहीं भटकेंगे अगर आप पा लें कि जो भी उसमें कहा जा रहा है वो है बस इतना ही।
यही बात बहुत अलग अलग तरीके से, कभी संस्कृत में, कभी अंग्रेजी में, कभी अवधी में आपके सामने रख दी जा रही है। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न जो है आचार्य जी, वो कृष्ण मूर्ति जी के एक कथन से है। उन्होंने कहा है कि देर इज अ टुमारो क्रोनोलॉजिकली बट देर इज नो साइकोलॉजिकल टुमारो। इफ देर इज नो टुमारो देर इज ए ट्रमेंडस रेवोल्यूशन इनवर्डली। कृपया इसका अर्थ बताइए। आप ही लोग बता देंगे। आप में से कोई अगर चाहे तो इसका उत्तर देने के लिए वॉलंटियर कर सकता है, क्योंकि हम इसका पूरा अभी चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि निश्चित रूप से क्रोनोलॉजिकली एक कल है, टुमारो है। देयर इज डेफिनेटली अ क्रोनोलॉजिकल टुमारो, बट इफ देयर कैन बी अ रिवॉल्यूशन विद इन, देयर विल बी नो साइकोलॉजिकल टुमारो। कुछ यही है, उसको फिर से पढ़ दीजिए। There is a tomorrow chronologically, but there is no psychological tomorrow. If there is no tomorrow, there is a tremendous revolution inwardly. इनवर्डली। कौन वॉलंटियर करेगा इसके बारे में 1 मिनट बोलने को? बस 1 मिनट। इधर ये किसी को भी दे दीजिए, कई लोगों ने हाथ उठाए हैं। जब हम क्रोनोलॉजिकली टुमारो की बात कर रहे हैं तब हम पी के एक्सिस में हैं। हाँ। प्रकृति में कल आएगा। हाँ। जब इनवर्ड रिवोल्यूशन होता है तो मैं कंप्लीट हो जाता हूँ और फिर आई ओरिजिन की तरफ जाता है और फिर वहाँ पे साइकोलॉजिकल टुमारो की जरूरत ठीक कहा ना इन्होंने, बिल्कुल। और ये जो बात इन्होंने कही, अगर ये बस इसी को पकड़ लें तो उसके बाद कुछ बचता है। सारे ग्रंथों का सार ये जो बात कही है इसमें समा गया है। अब समस्या ये नहीं होगी कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। पढ़ने से कुल मिलाकर के जो एक बूंद निकलनी है, उसको आप गाढ़ा अमृत बोल दो, वो तो इसमें है। अब आगे बात ज्ञान की नहीं होगी, बात अभ्यास की होगी, क्योंकि यहाँ पर एक माहौल है, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई। आपको हुई है, बहुत और लोगों को भी हुई होगी। हम इस बात को जी नहीं पाएंगे। ये बात यहाँ स्पष्ट हुई है, पर वो स्पष्टता खो जाएगी, हमेशा के लिए नहीं खोएगी। फिर दोबारा अच्छा माहौल मिलेगा तो वो स्पष्टता वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसे क्या मजा है? ऐसे क्या मजा है? ऐसे कुछ मजा है क्या? हाँ, मजा तो तब है ना कि जब माहौल बिल्कुल विपरीत हो। और माहौल माने क्या? उस पे देखिए, माहौल माने सिर्फ प्रकृति नहीं होता। ये माहौल का संबंध प्रकृति से तो है, पर प्रकृति से ज्यादा आपकी नीयत से है। वेदांत आपको बार बार पकड़ेगा और बोलेगा कुछ और मत कहना, बस अपनी, क्योंकि पूरी शुरुआत ही बदनीयती से है। मूलभूत बदनीयती क्या दिखाई थी हमने? मूल बदनीयती क्या थी? वो जो नीचे करा है, एकदम नीचे क्या करा है? शून्य के बना दिए। इससे कुछ ज्यादा गलत बात होगी? वही शून्य के जो 2 बना दिए, उसी को आप किन किन नामों से संबोधित कर सकते हो? उसको आप कह सकते हो वियोग है। वो वियोग, वही वियोग है। उसी को आप कह सकते हो बेईमानी, ईमान से हटना। उसी को आप कह सकते हो सत्य द्रोह, सत्य से द्रोह करना। उसी को आप इनफिडेलिटी या बेवफाई भी कह सकते हो। वो है बेवफाई। बेवफाई वो है नीचे। वो बहुत बाद की बेवफाई है जिसको हम समाज में और फिल्मों में देखते हैं और कहते हैं फलाना बेवफा निकला। वो होगी बेवफाई, पर वो बहुत छोटी और बहुत बाद की है। जो सत्य द्रोह है वो कौन सा है? बोलिए बोलिए। अद्वैत से द्वैत का निर्माण ही पहली बेवफाई है। जो है उससे उसको कल्पित कर लेना जो नहीं है, वो है फंडामेंटल इनफिडेलिटी। ले लीजिए। ये बहुत काम की चर्चा है, सब तक पहुंचे ना तो रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है। आपके मन में
इन 2 दिनों में जितनी भी आध्यात्मिक टर्म्स होंगी उनको इस मॉडल के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, संयुक्त कर दीजिए। मामला बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, अध्यात्म की दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इस स्क्रीन पर उतर आना चाहिए। जी सर क्षमा चाहती हूँ, पर ये बहुत ही स्वाभाविक से प्रश्न आया जी कि जी जी जब आपने कहा वियोग शब्द का यूज किया तो मुझे लगा कि अद्वैत से द्वैत का निर्माण और वियोग हुआ, तो क्या ये वियोग जरूरी था और इसकी आवश्यकता इस माया जाल के लिए था, सब कुछ जो माया का निर्माण हुआ? नहीं, किसके लिए जरूरी था और हुआ भी किसके लिए है? सचमुच तो हुआ नहीं है, हाँ, तो अहम के लिए। अहम के लिए। अब वो तो अहम ही बोलेगा अपनी नीयत के अनुसार कि जरूरी था कि नहीं था। जी। अब वो मुजरिम के कटघरे में खड़ा हुआ है, उससे जज पूछ रहा है क्या चोरी जरूरी थी? अब वो कह सकता है हाँ जरूरी थी, मेरी मां बीमार थी। ये तो नियत की बात है और इसमें कोई भी और व्यक्ति निर्णेता नहीं हो सकता, क्योंकि बेवफाई का फैसला किसने करा है? बेवफाई का फैसला किसने करा है? वो तो हमने करा है। तो हम ही बता सकते हैं कि जरूरी था कि नहीं था। सॉरी, तो चेतना के स्तर पे जब ये बोध हो जाता है और आप प्रकृति से वापस मिल जाते हैं तो सारे खेल समाप्त। Sorry. काश कि इतना आसान होता। जी, आपने कुछ गलत नहीं कहा है, पर ठीक। थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी। सर, इस रीडिंग से पहले हमने आपकी बुक पढ़ी थी आध्यात्मिक भ्रांतियाँ। वो बुक पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी चीज़ें पता चली, काफ़ी कुछ टूट गया। और उसके बाद इस रीडिंग जो भेजी आप लोगों ने, आप संस्था का ये बहुत अच्छी पहल थी। नहीं तो शिविर में आने से पहले हम लोग दूसरी तरह की तैयारियां करते होते थे, पर अभी इस बार ऐसे लग रहा था कि हम लोग वी विल बी पार्ट ऑफ वन वर्कशॉप, तो और अच्छी तरह से पढ़े। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न जेके की रीडिंग से है, जिसमें उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया है कि हमारा जो प्रेजेंट होता है दैट कम्स फ्रॉम पास्ट, और ग्रेजुअली जो फ्यूचर भी होता है वो भी हमारे प्रेजेंट से ही होता है। तो ये एक साइक्लिक वे में ही चलता रहता है एंड देन वी रीच नोवेयर। सो ये जो साइकिल है, इसको सर हम लोगों को कैसे ब्रेक करना चाहिए कि वी कैन हैव बेटर फ्यूचर, और ना कि इसी साइकिल में, जैसे हम लोग बोलते हैं, काल चक्र में रह जाए। आपने एकदम बहुत महत्वपूर्ण लेकिन एकदम नया मुद्दा खोल दिया। हम इसको ले लेते हैं, बैठिए। अब हम चूंकि काल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मुद्दा खुल गया है अतीत और भविष्य का, और उसमें एक बड़ा अहम प्रश्न खड़ा हुआ है कि वर्तमान क्या होता है, ये वर्तमान क्या चीज़ है। वर्तमान सिर्फ उसको बोलते हैं वो जो नीचे बैठा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं वर्तमान है। कौन है वर्तमान? वो जो बोध बिंदु है, वो जो आदि बिंदु है, सबसे नीचे अद्वैत स्थल, सिर्फ वही है वर्तमान। और ये जो पूरी धारा चल रही है, जिसमें तीर का निशान है ऊपर 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 ऊपर, इसमें सिर्फ और सिर्फ भूत और भविष्य होते हैं, वर्तमान नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि समय एक धारा जैसा होता है जिसमें आप अवस्थित हैं, और आपसे पीछे जो कुछ है उसे भूत कहते हैं, आपके आगे जो कुछ है उसे भविष्य कहते हैं, और आप जहां पर हैं उसे वर्तमान कहते हैं।
एकदम गलत है, इस बात को लिख लीजिए और काट दीजिए, क्योंकि जो पॉपुलर कंसेप्शन ऑफ प्रेजेंट है वो यही है, मैं समय में हूं, मुझसे पीछे जो कुछ है उसे कहते हैं पास्ट, और जो पास्ट है वो बदल नहीं सकता, और मुझसे आगे जो है वो है भविष्य, और भविष्य अनजाना होता है। सामान्यतः हमारा ऐसा ही सिद्धांत होता है ना कि अतीत में जो कुछ है वो सब जाना हुआ है, भले ही हमें ना पता हो, पर वो निश्चित है, और आगे जो कुछ है उसका पता नहीं, अनंत संभावनाएं होती हैं, तो हम सोचते हैं ये करें कि वो करें, ऐसे वैसे ये चलता है। और अपने आप को हम कहते हैं कि हम जहां हैं वो प्रेजेंट है, वर्तमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो पूरी आप धारा देख रहे हैं, ये धारा समय की है, और समय की धारा में वर्तमान जैसा कुछ होता ही नहीं है। वर्तमान वो है जो समय की धारा से निरपेक्ष है। माने वर्तमान सिर्फ तब है जब समय की धारा वहां पी की तरफ बहती रहे और ये जो आई की धारा है ये रुक जाए। वर्तमान सिर्फ तब है जब ये जो प्रकृति की धारा है बहती रहे। प्रकृति की धारा में आपको क्या मिलेगा? भूत मिलेगा और भविष्य मिलेगा। भूत मिलेगा और भविष्य मिलेगा, वो प्रकृति की धारा है। वर्तमान तब है जब आप रुक गए हैं और उस धारा को देख रहे हैं, उसे कहते हैं वर्तमान में होना। भूत और भविष्य और पूरा काल आपके सामने से बह रहा है, आपको उससे संबंध रखने की, अपूर्णता का संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कहते हैं वर्तमान, वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट ऐसा नहीं है कि अभी बोलें कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम प्रेजेंटली, हम जिस आशय में प्रेजेंटली शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। तो बताइए बीइंग इन द प्रेजेंट का क्या अर्थ हुआ? बीइंग इन द प्रेजेंट का क्या अर्थ हुआ? बीइंग इन द प्रेजेंट का मतलब हुआ नीचे है प्रेजेंट, वहां होना। ये जो आई एक्सिस है इससे बाहर होना। तो बीइंग इन द प्रेजेंट का अर्थ ये नहीं है कि इस मोमेंट में रहो। बीइंग इन द प्रेजेंट का अर्थ हुआ बीइंग इन द ट्रुथ। ये लिख लीजिए, बीइंग इन द प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू बीइंग इन द मोमेंट। Being in the present is not equal to being in the moment. Being in the present equals being in the non-dual truth. और इसीलिए प्रेजेंट में होने के लिए जरूरी है कि ये जो आई है ये स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो वर्तमान में होने के लिए जरूरी है कि आप ना हो। आप हैं तो वर्तमान नहीं हो सकता। आप हैं तो या तो अतीत की स्मृतियां होंगी या भविष्य की, वर्तमान नहीं रह पाएगा। आपने देखा है हम जब भी होते हैं तो क्या होता है? या तो अतीत होता है या भविष्य होता है। सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य होता तो आपको अतीत और भविष्य से इतना संबंध रखने की जरूरत पड़ती नहीं। इतना भी नहीं बोलूंगा, ऐसा संबंध रखने की जरूरत। बात क्वालिटी की है, किस तरह का संबंध रख रहे हो। हम किस तरह का संबंध रखते हैं अतीत से और भविष्य से? अतीत मुझे पहचान देगा और भविष्य मुझे तृप्ति देगा। रुक के सोचिएगा, क्या यही हमारा संबंध नहीं है? देह कहां से आई? धर्म कहां से आया? मान्यताएं कहां से आई? भाषा कहां से आई? नाम, लिंग, रिश्ते। तो अतीत मुझे क्या दे रहा है? अस्तित्व दे रहा है, दैहिक भी। और तो मेरी पूरी पहचान मैं लेता हूं और मेरी सारी कामनाएं कहां बैठी होती हैं? यही तो अहम का काम है ना, पीछे से अपनी पहचान उठाना और आगे से अपने लिए तृप्ति मांगना, संतोष मांगना, पूर्णता मांगना।
ये लक्षण सत्य के नहीं है। जो अतीत से अपनी पहचान उठा रहा है वो सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। अतीत सुनते ही कौन सा शब्द दिमाग में आ जाना चाहिए? प्रकृति, जिसको अतीत से बहुत सरोकार है। मेरे दादा 5 गांव में सबसे बड़े जमींदार थे। होती है कि नहीं होती है फूलने वाली बात? कह रहे तुम्हारी तो दौलत नई नहीं है, हम खानदानी हैं। ये व्यक्ति सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास अतीत माने प्रकृति, अतीत में बड़े स्वार्थ हैं। ये अतीत हटा देगा तो जमींदारी गिर जाएगी, इसकी जमींदारी गिर जाएगी, जिएगा कैसे? और जो जमींदारी के दम पे जी रहा है वो सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। तो उसकी वो जो कूद फांद है I0, I1, I2, I4 वो चलती रहेगी, अनंत चलेगी। और ये तो जो हमने मॉडल बनाया है ये बहुत सिंपलिस्टिक है। आप सारी कूद फांद इसमें दिखाएं तो वो मॉडल इतना बड़ा हो जाएगा। ये तो उसको हमने एकदम रिड्यूस करके इतना रख दिया है। समझ में आ रही बात? यही बात भविष्य के अरमानों पर लागू होती है। भविष्य सारा कहां है? पी में। मुझे चाहिए अभी, वहां से और चाहिए, कल ले लूंगा। ये जो पी का पूरा पसार है, इससे मुझे अभी और चाहिए। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, कल दोबारा धावा डालेंगे। 20 बार प्रयास करेंगे, डटे रहेंगे, पीछे मत हटना बच्चों। ये आदमी सत्य का प्रेमी नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? वर्तमान का अर्थ है ये जो बाईं तरफ का खेल है ये रुक जाए, वो खेल रुक गया है। और इधर वाले खेल को तो कोई रोक नहीं सकता। किधर वाले? जो दाईं तरफ का खेल है, जो दाईं तरफ का खेल है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किस पर चलता है? वो तो चलता है नियमों पर। और वो नियम जो हैं ना हमने बनाए ना आपने बनाए, वो स्वतः स्फूर्त नियम है। इधर का खेल किस पर चलता है? बाईं तरफ का। तो नियत का साफ होना ही वर्तमान में स्थित होना है। नियत साफ हो गई तो उधर का खेल चलता रहेगा, इधर का खेल रुक जाएगा। और एक बात और आप याद रखिए, जब ये बाईं तरफ वाला खेल रुक जाता है और बस दाईं तरफ वाला चलता रहता है, तो दाईं तरफ वाला खेल खूबसूरत हो जाता है। ये एक नया शब्द आ गया। सौंदर्य किसको बोलते हैं? ब्यूटी क्या है? ब्यूटी किसको बोलते हैं? हाँ, जहां अहम नहीं है वहां सौंदर्य है। तो पूरी प्रकृति ही सुंदर है अगर उसका दृष्टा निरहंकार हो। और अगर दृष्टा में अहंकार है तो उसे प्रकृति में आकर्षण और विकर्षण तो दिखेंगे, सौंदर्य कहीं नहीं। अगर मेरी आंख के पीछे वही अज्ञान बैठा हुआ है, आई अहंकार, तो मुझे कोई चीज आकर्षक लगेगी और कोई चीज कुरूप लगेगी, उससे विकर्षण होगा। सौंदर्य का मुझे जीवन भर पता नहीं चलेगा। कुछ अट्रैक्टिव है ये तो मुझे पता चल जाएगा, और उसको हो सकता है मैं ब्यूटीफुल का नाम दे दूं। तो आकर्षक तो फिर भी मैं कुछ अनुभव कर पाऊंगा, सौंदर्य से बिल्कुल वंचित रह जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? और अगर आंख साफ हो गई है, ये जो बाईं तरफ वाला मामला है ये रुक गया है, तो आप जहां भी देखेंगे वहां सौंदर्य ही सौंदर्य है। सब सुंदर हो जाता है, फिर आप रुक गए हो ना। तो इसीलिए जो अगलीनेस होती है वो होती कहां है? संसार में कुछ भी होता है क्या अगली? हमेशा दृष्टा में ही होता है भद्दापन, कुरूपता, असौंदर्य।
और वो है अहंकार। तो सामाजिक तौर पे हम कहते हैं कि जो कुछ आकर्षक दिखता है उसकी ओर खिंच गए, उसको बोल देते हैं प्रेम। वही बात अध्यात्म में भी लागू होती है। सामाजिक तौर पे, साधारण तौर पे हमें जो कुछ आकर्षक दिख गया उसकी ओर खिंचने को हम प्रेम बोल देते हैं। अध्यात्म में वो जो नीचे बैठा हुआ है सत्य, उसके प्रति निष्ठा को प्रेम कहते हैं और मात्र उसी को सुंदर कहते हैं, वही नीचे वाले को। सत्य ही सुंदर है, उसके अलावा कुछ सुंदर नहीं है। अब सत्य कहीं से पकड़ में तो आएगा नहीं, तो जहां निरहंकारिता है वहां सत्य है। तो सत्य कहां मिलता है? तो जानने वालों ने कहा है कि वो कोई चीज तो है नहीं कहीं मिल जाए, लेकिन जहां देखो कि मामला आई से हट रहा है वहां कह देना कि उस देह में ही सत्य है, उसी देह में सत्य है। और जो अलग है उसका दर्शन, अलग माने जो देखा नहीं जा सकता, जिसको इंद्रियां लक्ष्य नहीं कर सकती, उसको अलग कहते हैं। तो जो अलग है उसको लक्ष्य करना हो तो वो वहां मिलेगा जहां अहंकार ना हो। गा दीजिए। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे, अलग पुरुष की आरसी साधु का ही दे। लखा जो चाहे अलख को, इनमें तू लख ले कबीरा, इनमें तू लख ले। ठीक है। सौंदर्य वहां खोजिए जहां साधुता हो। आंखों को क्या अच्छा लग रहा है, उससे बस ये साबित होता है कि आप प्रकृति के चक्र में अभी फंसे ही रहना चाहते हैं। आप जान ही नहीं रहे हैं कि वहां फंस के कुछ मिल नहीं जाना है। जो आकर्षक है आवश्यक नहीं है कि वो, और ये एक तरह का अभ्यास करा जा सकता है जीवन में कि कुछ शब्दों को बहुत खास मौकों के लिए, जगहों के लिए, अवसरों या लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। मत कहिए किसी को भी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव कह दीजिए, कहिए ही नहीं, जबान पे ताला लगा दीजिए। यह साधना है एक प्रकार की, और अगर ये साधना आप नहीं कर रहे हैं तो वही तो सत्य के प्रति द्रोह है ना। जिस शब्द से सिर्फ उच्चतम को संबोधित करना था, देखिए आपने किसको बोल दिया। बोलने वाले आपको बता गए हैं कि सत्य को सुंदर बोलना और शिव को सुंदर बोलना, और आप किसको सुंदर बोलाए? तो मत बोलिए। इसी तरह प्रेम, लव शब्द का बड़ा ठहर कर, बहुत सोचकर और बड़ा कम इस्तेमाल करिए। कुछ भी बोल दीजिए। लगाव है, मोह है, ममता है, बोल दीजिए। खिंचाव है, मत कहिए कि प्रेम है। प्रेम का अधिकारी तो बस या तो वो होता है या वो जिसका ये गा रहे थे कि लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख ले। प्रेम का अधिकारी कोई आकर्षक विषय नहीं हो जाता। समझ में आ रही? इसी तरह से निष्ठा, वफा, लॉयल्टी, इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए, बहुत कम करिए।
और कोई आदमी अच्छा है, आदमी, कोई स्थिति, आदमी से मेरा आशय नर नहीं है, आदमी से मेरा आशय मनुष्य है। अब भाषा ऐसी हो गई है, उसको आप लोग उल्टा अर्थ मत लगा लीजिएगा। ये भी ना कर लीजिएगा कि क्लिप निकाल ली 30 सेकंड की और चला दी कि ये देखो, ये तो जो आपसे लॉयल्टी की मांग करे वहां थोड़ा सा झिझकिएगा, क्योंकि आदमी जरा भी अगर समझदार होगा तो वो आपकी लॉयल्टी को एक ही दिशा में भेजेगा। किस दिशा में? है ना? यार दम लगाना ही है अगर और वफा दिखानी ही है तो जरा सही दिशा में दिखाओ। हम हाड़ मास के आदमी हमसे वफा करके क्या कर लोगे? क्या मिल जाना है तुमको? हमें भी कुछ नहीं मिल जाना है। 2 पल का सपना मिल जाएगा और सपने के टूटने के बाद बहुत सारा दुख। तो इसलिए उपनिषदों को जब आप पढ़ें तो उसके साथ संत कवियों की रचनाओं को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपनिषदों के ऋषि तो थे वैज्ञानिक। उनकी जो पूरी भाषा है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो एकदम सुपर साइंटिफिक है। उसमें किसी तरीके का आपको विचलन नहीं मिलता है, डिविएशन नहीं मिलता कि ये भी बोल दिया और ये भी बोल दिया। लेकिन संत कवियों ने जमीन की भाषा में बात करी है और उन्होंने हमारी जिंदगी से उदाहरण उठाए हैं और हमारे जीवन से उन्होंने संयोग और घटनाएं उठाई हैं और उन्होंने हमारे जीवन की आम भाषा को नए अर्थ दिए हैं। तो उन्होंने हमें बताया है फिर कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। प्रेम शब्द का क्या इस्तेमाल करना है, पूजा माने का क्या होता है, सम्मान माने क्या होता है, ये सब आपको वहां पर मिल जाता है। इन दोनों को जब आप साथ लेकर चलते हैं कि एक तरफ श्लोक रखे हैं और एक तरफ भजन रखे हैं, तब जो बात बनती है वो अनूठी होती है एकदम। भूत भविष्य वर्तमान, ये बात स्पष्ट हो गई है सबको। हमारे जीवन में क्या कुछ भी वर्तमान जैसा होता है आमतौर पर? तो कोई ना कहे कि वर्तमान में मैं यहां कार्यरत हूं। वर्तमान जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा बताइए, वर्तमान में मैं क्या आपके सामने बैठा हूं? जल्दी बोलिए। आध्यात्मिक तल पर तो छोड़िए, जो बाएं तरफ का है डंडा, इसको तो छोड़िए। अगर आप दाएं तरफ की भी बात करोगे तो भी यह बात गलत है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। कारण बताए देता हूं। आप मुझे देख पा रहे हैं, इसमें एक टाइम लैग है। ये तो आप सबने सुना ही हुआ है कि सूरज की रोशनी को आप तक पहुंचने में 8-10 मिनट लग जाते हैं, सुना है ना? तो भाई सूरज आप तक पहुंचे 8-10 मिनट लगता है। मेरी बात भी आप तक पहुंचे या मेरा दृश्य आप तक पहुंचे, उसमें भी कुछ तो समय लगता होगा ना। माने जब तक आपको लगता है कि आपने मुझे देखा, उतनी देर में मैं कुछ और हो गया। तारों के बारे में हम ये जानते हैं, बहुत सारे तारे इतनी दूर होते हैं हमसे, इतनी दूर होते हैं, इतनी दूर होते हैं कि जब तक आप तक उनकी रोशनी पहुंचती है तब तक हो सकता है कि वो तारा मिट चुका हो। तो आप उस तारे को देख रहे हो और वो तारा है ही नहीं, क्योंकि रोशनी एक संदेश की तरह होती है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई आपको चिट्ठी लिखे और जब तक आपको चिट्ठी मिले तब तक वो बेचारा मर गया हो? ये हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? तो रोशनी भी ऐसी चीज होती है, वो ऐसे चल चल के आती है आप तक, और जब तक आप तक पहुंची तब तक वो पीछे से गायब ही हो गया बेचारा। तो वैसे ही आपको लग रहा है कि वर्तमान में हम और आप बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में समय बैठा हुआ है। मेरी बात को, मेरे चेहरे को आप तक पहुंचने में समय लग रहा है। तो आप मुझे जब देख रहे हैं तो वर्तमान में नहीं देख रहे,
भूत में देख रहे हैं तो वर्तमान कहाँ है? वर्तमान कहाँ है? आप अभी भी मेरा अतीत देख रहे हो, एक तरह से आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अभी भी वीडियो ही चल रहा है। जब वीडियो देखते हो तो आप बोलते हो ना, अरे ये तो पुराना वीडियो है, वो तब 1 साल पुराना होता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये एक क्षण के शतांश पुराना है, पर पुराना तो ये भी है। अब और खौफनाक बात सुनिएगा, कलेजा कड़ा करें। आप कहते हो आप हो, अपने बारे में भी सोचने में आपको, जल्दी बोलिए, तो आप अपनी भी रिकॉर्डिंग ही देख रहे हो। आप हो नहीं। अहंकार का कोई भी वर्तमान होता ही नहीं है, उसके पास हमेशा या तो भूत होता है या ज्यादा खोपड़ा चलाता है, तो वर्तमान कुछ नहीं होता। आपने जितनी देर में अपने बारे में सोच रहा उतनी देर में तो आप बदल गए। तो आप जिसके बारे में सोच रहे थे वो तो है ही नहीं, आप अतीत के बारे में सोच रहे थे। ना मैं हूं ना आप हो, हम सब एक दूसरे से चित्रों से, कल्पनाओं से, रिकॉर्डिंग से बात कर रहे हैं। ये छवियों का आदान प्रदान चल रहा है, इसीलिए इसको मिथ्या कहा जाता है। ये जो सारा जगत कहा जाता है ना बेटा, जगत जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, इसीलिए तो मिथ्या। ये खंभा आप देख रहे हो, मालूम है ये खंभा गिर भी जाए तो भी आपको आधे सेकंड तक लगेगा कि ये है, क्योंकि उसके गिरने की खबर आप तक पहुंचने में इतना सा समय लग जाएगा। ये जो रियलिटी है ये डेफर्ड लाइव है। आप टीवी पर मैच देख रहे होते हो, आपको क्या लगता है जब विकेट गिरा तभी गिरा है? वो विकेट 1 मिनट पहले गिर चुका है, अब वो रिकॉर्ड हुआ, फिर ऊपर सैटेलाइट तक गया, फिर ये हुआ, फिर आपके पर्दे पर आया, पर्दे से आपकी इंद्रियों तक आया, इंद्रियों से आपके मन में गया और मन ने उसकी प्रोसेसिंग करी। उतनी देर में आपको समझ में आया कि विकेट, और विकेट तो उससे पहले ही गिर चुका था। हाँ, ये लो, बोले टीवी में बाद में गिरता है, रेडियो में पहले गिर जाता है। वो होगा क्योंकि टीवी में आने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा लंबी है, तो टीवी में बाद में गिरता है विकेट, रेडियो पहले गिर जाता है। और जो स्टेडियम में बैठा है उसके लिए और पहले गिर गया, और जो बैट्समैन खड़ा हुआ है उसके लिए और पहले गिर गया, और स्वयं विकेट के लिए विकेट और भी पहले गिर गया। तो बताइए रियल किसको बोले? सब कुछ तो अतीत में चल रहा है, सब कुछ अतीत में चल रहा है। एक बहुत विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है कि विकेट कीपर बहुत शार्प हो। क्रिकेट तो आपको पता है ना। अब गिल्ली उड़ी, ये कीपर ने तो देख ली, पर अभी एम्पायर नहीं देख पाया क्योंकि दूरी ज्यादा है, 22 गज का फासला है। तो कीपर के देखे तो विकेट, अंपायर की देखी गिरा ही नहीं। इतनी देर में कीपर ने अपील भी कर दी और अंपायर ने बोल दिया नॉट आउट, क्योंकि अंपायर तक अभी यह सूचना पहुंची ही नहीं है कि बेल डिस्प्लेस हो चुकी है। हाइपोथेटिकल है, पर समझो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, क्योंकि टाइम गैप है भाई। कीपर विकेट से बिल्कुल सट के खड़ा है, तो उसको तो दिख गया कि गिल्ली उड़ गई है, पर वो इंफॉर्मेशन अंपायर तक जाने में, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। ये डिस्टेंसेस स्पीड ऑफ लाइट के तुलना में इतने छोटे हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। हम स्पीड ऑफ लाइट सोचिए और 22 यार्ड सोचिए, कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन फिर भी समझो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सारी अंपायरिंग गलत हो जाए। इसने अपील करी, अंपायर कह रहा है अभी गिल्ली तो गिरी नहीं, तो अंपायर ने बोल दिया नॉट आउट। फिर थर्ड अंपायर तक बात गई, उसने कहा ये तो आउट। हम हमेशा अतीत में ही जीते हैं, वर्तमान जैसा। जेके इसीलिए बार बार बोला करते थे कि जहां थॉट आ गया वहां टाइम आ गया। आप में से किसी ने बोला मतलब टाइम क्या है, तो आपने बोला थॉट। अब समझ में आ रही बात? आप जिसको भी कहते हैं परसेप्शन या एक्सपीरियंस, उसमें हमेशा क्या होता है, एक टाइम लैग होता है, क्योंकि उसमें विचार बीच में होता है। विचार माने यही नहीं कि थिंकिंग, जो मेंटल एक्टिविटी है उसको थॉट बोलते हैं, भले ही उसमें कॉन्शियस थिंकिंग इन्वॉल्व हो चाहे ना हो। तो उसको थॉट मत बोलिए, मेंटेशन बोलिए। मेंटेशन, जहां कहीं भी माइंड इन्वॉल्व है वहां टाइम इन्वॉल्व है। और अगर टाइम इन्वॉल्व है तो प्रेजेंट कहां है? t = 0 तो हमें कभी
बोलो, मिलता ही नहीं। स्पष्ट हो रही है बात? तो हम छवियों में जीते हैं। ये सब कुछ जो हमें प्रतीत हो रहा है वो प्रतीत ही हो रहा है मात्र, वो है नहीं। ठीक है, वर्तमान सिर्फ उसके लिए संभव है जो जाकर बैठ गया है एकदम वहां आधार में। अब उसको जो कुछ प्रतीत हो रहा है उससे लेना देना नहीं रहा, वो अपनी पहचान के लिए समय पर आश्रित नहीं रहा। वर्तमान में कौन जी रहा है? जो अपनी पहचान के लिए समय पर आश्रित नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में जीने का कोई तरीका नहीं है। देह बन के, इंद्रियां बन के, मन और विचार बन के वर्तमान में जीने का कोई तरीका नहीं है। वर्तमान में सिर्फ वही है जो वहां बैठ गया है जहां वो प्रकृति पर आश्रित नहीं है। तो प्रकृति में अब जो भी हलचल चल रही है वो देख रहा है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि इससे मेरी कामना पूरी हो जाएगी, इससे मुझे नाम मिल जाएगा, इससे मुझे हस्ती मिल जाएगी। उसको कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप ये भी कह देंगे कि साहब लिविंग इन द प्रेजेंट एक रिडंडेंट फ्रेज है, इसमें रिडंडेंसी है बीच में। क्या रिडंडेंसी है? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर लिविंग होगी तो पास्ट में कोई जी सकता है? वो तो मर गया। और फ्यूचर अभी। तो लिविंग इन द प्रेजेंट का मतलब है कि लिविंग सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकती है, और हम तो जी रहे हैं वहां पी में। तो यानी हम सब क्या हैं? चलो सुनाओ रे साधो मुर्दों का गाओ। साधो रे सिर्फ सुनिएगा नहीं, ध्यान भी दीजिएगा। ये पी एक्सिस की बात हो रही है। मुर्दे क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति में है। साधो रे ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। साधो रे ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। 9 मरी है 10 मरी है, 9 मरी है 10 मरी है, 9 मरी है 10 मरी है, मरे हैं सहज 88। मरे हैं सहज 88। ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों का गांव। पीर मरे हैं पैगंबर मरे हैं, 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 मरे हैं वैद और रोगी, मरे हैं वैर और रोगी। साधु रे
मुर्दों का गान, ये मुर्दों का गान। 33 कोटि देवता मरी है, देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी है काल की बाजी, बड़ी है काल की बाजी। साधु रे ये मुर्दों का गान, ये मुर्दों का गान। बताइए। प्रणाम आचार्य जी। जब मैं जीडीओ कृष्णमूर्ति जी का उल्लेख पढ़ रही थी तो उसमें एक वो विश्लेषक और विश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो जब हम किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं और हम उसके विश्लेषण में लग जाते हैं तो वहाँ पे एक उन्होंने स्टेटमेंट बोली थी जिसमें मैं स्टक हो गई। मैं सब कुछ समझती चल रही थी एक लाइन करके, लेकिन अंत में लिखा था कि ज़्यादा विश्लेषण करने से, ज़्यादा नहीं विश्लेषण करने से विश्लेषक की समझ कम होती जाती है। परंतु मुझे लगा था कि जब तक हम किसी समस्या का विश्लेषण नहीं करते हैं तब तक उस समस्या का समाधान ढूंढा नहीं जा सकता। तो विश्लेषण करने से समझ कैसे कम हो सकती है हमारी? देखिए, वो तब होता है जब विश्लेषक इस जिद पर अड़ा हो कि उसे बदलना नहीं है। तब जो विश्लेषण है ना, वो विश्लेषक की छाया जैसा हो जाता है। वो फिर ऐसा सा हो जाता है कि आप ने अपने घोड़े को खूंटे से बांध दिया है। वो खूंटा क्या है? आपके आई की पोजीशन। उससे आप हिलना नहीं चाहते, कह रहे मेरा अहंकार फलानी जगह पर गड़ा हुआ है, वहीं गड़ा रहेगा। घोड़ा क्या है? आपकी विश्लेषक बुद्धि, द एनालाइजिंग इंटेलेक्ट। और आप उस पर बैठ गए हैं और आप उसको बोल रहे हैं चल मेरे घोड़े तड़बक तड़बक। शर्त आपने ये रख दी है कि जहां से बंधा हुआ है उससे दूर जाना नहीं है, खूंटा उखड़ नहीं सकता, ये आपने शर्त रख दी है। तो बताइए घोड़ा क्या करेगा? आप उसको लगा रहे हो चाबुक, क्योंकि आपके पास है एक तार्किक विश्लेषक बुद्धि। आप उसको बोल रहे हो और विश्लेषण करो, और विश्लेषण करो, लेकिन शर्त क्या रखी हुई है? जहां से तू बंधा हुआ है उससे तू दूर। तो घोड़ा क्या करेगा? घोड़ा वहीं उछलेगा, कूदफान मचाएगा, क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा, एकदम पागल हो जाएगा कि क्या आदमी है ये। कि तू सचमुच अगर चाहता है कि विश्लेषण हो तो उसके लिए तुझे सबसे पहले मुझे मुक्त करना पड़ेगा ना। हाँ, तो दिक्कत यही होती है, द एनालाइजिंग इंटेलेक्ट रिमेन्स अ कैप्टिव टू द एनालाइजर ईगो। जो एनालाइजर ईगो है वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती और बुद्धि को कह रही है जाओ 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 जाओ, ये एनालिसिस करो, वो एनालिसिस करो। बुद्धि कैसे आगे बढ़ेगी? अब मैं आपको आपके घर में 4 रिश्तेदार, आपके स्वजन और 3 सेवक हैं, ठीक है? तो 4 आपके रिलेटिव्स हो गए, 3 आपके अटेंडेंट्स हो गए। घर में हो गई चोरी, घर में हो गई है चोरी।
और आप अब जबरदस्त खुफिया एनालिसिस करने में लगी हुई हैं कि चोरी, वही जैसे ना होशियार रहना, नगर में चोर आवेगा, अब आ गया, हो गई चोरी। अब आप जबरदस्त एनालिसिस करने में लगी हुई हैं कि चोरी किसने करी। लेकिन एक शर्त आपके अहंकार ने पहले ही तय कर रखी है। क्या? पहले तो मैंने नहीं करी, दूसरे मेरे रिश्तेदार थोड़ी चोर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार थोड़ी चोर हो सकते हैं। अब ये ईगो ने खूंटा गाड़ दिया है। खूंटा क्या गाड़ा है? मैं ना मैं चोर हूं न मेरे रिश्तेदार चोर है। अब एनालिसिस चल रहा है जबरदस्त, और एनालिसिस ये चल रहा है, अच्छा एक डिटेक्टिव को भी आपने बुला लिया, हायर कर लिया, और उसको ही बोल दिया जो 3 है इनका पूरा पता लगवाओ। उनकी 8 पीढ़ियों तक पूरी उनकी कुंडली खोल दी है, सब कुछ कर दिया है, उन पे नार्को लगा दिया आपने, जितने तरीके के प्रयोग परीक्षण कर सकते हैं सब कर दिए। किन पर कर दिए? उन्हीं 3 पर। तो ये एनालिसिस किसी काम आएगा क्या? ये इस एनालिसिस को किसने हाईजैक कर लिया? ईगो ने। तो बुद्धि बहुत चलेगी लेकिन कुछ नहीं पाएगी, कुछ भी नहीं पाएगी। उस पे पहले ही बहुत कड़ा आपने पहरा लगा दिया है, बहुत कड़ी शर्त लगा दी है, तो कितनी बुद्धि चला लो कुछ नहीं पता चलेगा। ज्यादातर जो बुद्धिजीवी एनालिसिस करते हैं उनका जो एनालिसिस है वो इसी कमी का शिकार होता है। उन्होंने कुछ शर्तें पहले ही तय कर रखी होती हैं और उन शर्तों को तोड़ने में उनको बहुत दर्द होता है। कहते ये तो हो ही नहीं सकता, तो इस पर हमको एनालिसिस, और फलानी चीज तो है ही है क्योंकि ऑब्वियस है, तो उस पर भी एनालिसिस। ना तो एनालिसिस उस पर करेंगे जो हमें लगता है कि अरे नहीं यार, ना तो एनालिसिस उस पर करेंगे जो हमें लगता है कि हो ही नहीं सकता, और नई एनालिसिस उस पर हम करेंगे जो हमें लगता है कि निश्चित है, ऑब्वियस है, स्पष्ट है। तो जब इतनी कड़ी शर्तें रख दी हैं तो घोड़ा कैसे दौड़ा? घोड़ा नहीं दौड़ा। वो पागल और हो जाता है, फिर वो विक्षिप्त बुद्धि होते हैं कि सोच तो रहे हैं। देखें, अब इसमें सोच की गलती नहीं है, गलती किसकी है? खूंटे की गलती है, जो कि सोच को मुक्त नहीं होने दे रहा। दुनिया का सबसे महंगा आपने जासूस हायर करा है पता करने को चोरी किसने करी, लेकिन उस जासूस को आपने आदेश क्या दे रखे हैं? सबकी जांच पड़ताल करना, मेरे रिश्तेदारों की मत करना, क्योंकि अगर मेरे रिश्तेदार चोर निकल आए तो मैं जीऊंगी कैसे? और कोई बड़ी बात यह भी नहीं है कि रिश्तेदार भी चोर ना हो। हाँ? चोरी। आचार्य जी, इसी के साथ कंटेंट पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पहले तो जिग्नेन्द्र कृष्णमूर्ति समझ में नहीं आते थे, बट जैसे थोड़ा थोड़ा लगा आ रहे हैं, तो फिर कुछ वीडियोस भी देखनी शुरू करी उनकी, और टाइम से रिलेटेड ही। तो उसमें 2-3 वीडियोस देखने के बाद जो निष्कर्ष एक बार बार निकल रहा था, वो बार बार कहते हैं टाइम इज़ थॉट एंड थॉट इज़ टाइम। और एक में उन्होंने टाइम, स्पेस और मेजरमेंट को रिलेट किया है समझाने के लिए। तो वो जो उनका निष्कर्ष निकलता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि वो थॉट से ही सब कुछ रिलेट करते हैं। तो जैसे आपने अभी समझाया कि एनालाइजर जो है उसका थॉट में ही प्रॉब्लम है, जो वो सोच रहा है, और क्योंकि एनालाइजर गलत है तो उसका थॉट गलत है। सेंटर ऑफ थॉट। तो टाइम इज थॉट। तो इसको अगर हम थोड़ा देखिए, कृष्णमूर्ति जी के सीधे राक्षस की नाभि में बाण मार रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो, जिन भी चीजों को तुम सत्य समझते हो, ईमानदारी से बता देना वो तुम्हारे विचार से उठी हैं कि नहीं उठी हैं। क्योंकि वो जिस समस्या से लड़ रहे थे वो समस्या थी ऑर्थोडॉक्सी की, कंजर्वेटिज्म की। आप 1950, 60, 70 के दशक की दुनिया की बात कर रहे हैं, विशेषकर भारत की। वो पैदा भी एक बहुत निर्धन परिवार में हुए थे, फिर उनको थियोसॉफी वाले ले गए थे। तो उस समय क्या भारत की दशा सोचिए कैसी रही होगी। और भारत की दशा ऐसी थी कि मैं समझता हूं कि लगभग मजबूर होकर के उन्हें यह फैसला करना पड़ा था कि वो भारत में रहेंगे ही नहीं।
तो लगभग पूरी जिंदगी वहां अपना अमेरिका में रहे, भारतीय भाषा में बोले ही नहीं। आपको बहुत यदा कदाई मिलेगा कि कृष्णमूर्ति अंग्रेजी छोड़ के कहीं पर भी, रिकॉर्डिंग तो मुझे तो उपलब्ध हुई नहीं आज तक जहां वो तेलुगु में बोल रहे हो या तमिल में, तो उनकी जो मातृभाषा थी वो उसमें भी नहीं बोले। तो वो किस चीज को चैलेंज करना चाहते थे? वो बार बार ये कहते थे कि तुम सब धार्मिक बन के बैठे हुए हो और तुमने फलानी चीजों को सत्य मान लिया है। उनकी लड़ाई इस चीज पे थी कि तुमने ट्रुथ मान लिया है किसी कॉन्सेप्ट को, किसी इमेज को, और तुम जिसको ट्रुथ मान रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो प्रोडक्ट ऑफ थॉट है कि नहीं? तो लोगों को मानना पड़ता था कि हाँ, हम जिसको भी ट्रुथ कह रहे हैं, अगर हम सो रहे हो तो वो हमारे मन में नहीं होता, तुम्हारे आता तो विचार से ही है, विचार से ही आता है, और जिन्होंने उसका विचार नहीं करा उनके मन में वो आता भी नहीं है, चाहे वो कोई छवि हो, कोई सिद्धांत हो, कोई भी बात हो। तो कृष्णमूर्ति कहते ठीक, कृष्णमूर्ति माने तुम्हारा ये जो सत्य का पूरा धंधा है, सत्य के क्षेत्र में तुमने, धर्म में तुमने जो भी बातें खड़ी कर रखी हैं वो विचार से आई है ना, विचार से आई है ना। इतना स्थापित कर देने के बाद वो बस फिर विचार की जड़ खोदने लगने लग जाते थे। कहते थे अब देखो ये विचार क्या चीज है, कहते थे टोटली कंडीशनड चीज है थॉट, और उसी थॉट से तुमने रिलीजन का अपना पूरा संसार खड़ा कर रखा है, विच इज ऑब्वियसली फेक एंड फॉल्स। ये समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए आप पाएंगे कि वो बार बार थॉट पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो थॉट से ही आ रहा है ना। आप जो भी बोलते हो दिस 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 दिस, वो है तो थॉट रिलेटेड ही ना। और अगर आप थॉट को ही इनवैलिड किसी तरह से प्रूव कर दो, तो आप जो भी चीजें पकड़ के बैठे हो वो सब की सब एक साथ क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी। तो ये उनकी पद्धति है। तो बार बार पूछेंगे, आप उनके पास जाएंगे, पूछेंगे इज फेथ अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट? और अगर आपने कह दिया हाँ, तो गेट लॉस्ट यू फेथलेस पर्सन। और ज्यादातर हमारी जो फेथ होती है वो थॉट के बिना होती ही नहीं है। आप उनके पास जाएंगे, इज लव अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट? और अगर आपने कह दिया हाँ भाई मेरा तो ऐसा ही है कि मुझसे अगर किसी ने प्रपोज भी करा था तो मैंने कहा था मैं सोच के बताऊंगा, आई थिंक इट ओवर। सुना है कि नहीं? सोच के बताएंगे। तो कृष्णमूर्ति पूछेंगे इज लव अ प्रोडक्ट ऑफ थॉट? और आपने कह दिया यस, गेट आउट लवलेस पर्सन। तो आप जिन भी चीजों को सेक्रेड मानते हो या महत्वपूर्ण मानते हो, उसमें तो बस यही पूछेंगे, ये तुमने थॉट से पैदा करा है क्या? तुमने अपना भगवान क्या विचार से निकाला? और अगर तुम्हारा भगवान भी विचार की पैदाइश है, तो हटाओ ऐसे भगवान को। ये उनका तरीका है। धन्यवाद आचार्य जी। वो जो सामने आपके है उसमें थॉट कहां पर है? थॉट कहां है उसमें? वो जो आगे पीछे दो तीर हो रहे हैं वो थॉट है। वो हाँ, वो थॉट है। और वही जब स्थूल हो जाता है तो वो ऐसे दिखाई देता है। जब सूक्ष्म है तो कहां है? तो विचार है कि मैं इसको उठा लूं, और वही विचार स्थूल हो जाता है तो ऐसे दिखाई देता है। लेकिन चीज एक ही है, पहले यहां होती है फिर है वो यही आदान प्रदान, वही थॉट है, वही एक्शन है। तो थॉट और एक्शन में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता है। अंतर किसका होता है? बस मात्रा का होता है, या सटेलिटी का, सूक्ष्मता का अंतर होता है। डायमेंशन का, आयाम का या क्वालिटी का, गुण का नहीं अंतर होता। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि थॉट भी वहीं पर है?
देखो जैसे ये है, यहां तो सिद्ध करना आसान है कि साहब इंटरेक्शन करने के लिए एक मैं चाहिए और एक, ठीक है ना, तो ये इधर इधर वाला तीर और फिर ये एक तीर ऐसा था और एक तीर ऐसा था। तो इसमें तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो घटना घटी है इन दोनों के बीच घटी है। इसी बात को आप विचार के लिए कैसे सिद्ध करोगे? और आसान है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको बस ये कहना है साहब बिना प्राकृतिक विषय के विचार हो नहीं सकता। आप विचार करके दिखा दो जिसमें पी ना मौजूद हो। जैसे मैं चाय पी नहीं सकता बिना चाय के। एक स्थूल कर्म करने के लिए एक स्थूल विषय चाहिए ना। मैं एक स्थूल कर्म कर रहा हूं, उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा, विचार सूक्ष्म कर्म है, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? चलो विचार करके दिखाओ जिसमें कहीं प्रकृति ना आती हो। विचार में हमेशा ये दोनों ही मौजूद होंगे। कौन कौन? विचारक और प्रकृति। विचारक होगा और प्रकृति होगी। तो एक विचारक होगा आई और प्रकृति होगी। कोई ना कोई आपके पास विषय होगा प्रकृति का, विचार उसी से संबंधित होगा। नमस्ते आचार्य जी। मेरा क्वेश्चन जो आपने कल समझाया था और जो कृष्णमूर्ति ने बोला है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, तो मेरे को ये समझना है कि वर्ड्स को यूज़ करके हम टाइमलेस कैसे हो सकते हैं। अगर मैं कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ रहा हूँ और उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम की बात करी है, तो मेरे लिए तो वो शब्द हैं और मैं उनको जब पढ़ता हूँ तो मेरी मेमोरी में भी चले जाते हैं। उनको फिर मैं बाद में रिकॉल भी कर सकता हूँ कि उन्होंने ऐसे बोला था, वैसे बोला था। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अगर वो टाइम की भी बात कर रहे हैं तो मैं तो उन वर्ड्स में ही फंसा रह गया ना। मैं उससे उस टाइमलेस स्टेट में कैसे जा सकता? नहीं, वर्ड्स का ये काम ही नहीं होता कि आपको टाइमलेस स्टेट में चल लिए जाएं। वर्ड्स का काम होता है दूसरे वर्ड्स को काटना। झाड़ू आपको सफाई नहीं देता है, झाड़ू का काम होता है कचरा बाहर करना। झाड़ू का नाम सफाई होता है क्या? तो वर्ड्स का नाम टाइमलेसनेस नहीं हो सकता। शब्द झाड़ू की तरह होते हैं, सही शब्द। वो जो व्यर्थ के शब्द दिमाग में होते हैं उनको काटने भर का काम करते हैं। और इसीलिए ये नहीं करना होता है कि आप कोई ब्रश लेकर के आए, आप कहें इस पे कुछ धूल पड़ी हुई है और उससे आप इसको धूल को हटाएं ब्रश से, और जाते जाते आप क्या करें, ब्रश इसी मेज पर छोड़ जाएं, तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी ना। या कि कोई सर्जन हो, इस तरह आपने सुना होगा, सर्जन कई बार कर देते हैं। सर्जरी करी और पेट में फोड़ा था, फोड़ा निकाल दिया, अंदर रुई और कैंची छोड़ दी और उसका पेट बंद कर दिया, तो गड़बड़ हो गई ना। तो शब्दों का काम ये नहीं होता है, शब्द माने जो आध्यात्मिक शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, वास्तविक शब्द हैं, जैसे कृष्णमूर्ति जी के, उनका काम ये नहीं होता कि आप उनको रट ही लो। उनका काम ये होता है कि वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। उनकी उपयोगिता ये है कि हमने भीतर तमाम तरह के अंधविश्वास और उलट पुलट धारणाएं पकड़ रखी हैं। सही शब्द आकर के उनको साफ करता है, और साफ करने के बाद उसका कोई औचित्य बचता नहीं है, तो स्वयं भी विलुप्त ही हो जाता है। हाँ, आप उसको अगर पकड़ के रखने लगो तो वो बात ठीक नहीं होती है। धन्यवाद।